नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस क्लासेस में। और आज से हम भारत की राज्य व्यवस्था की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे द्वारा दिया गया मटेरियल आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों की परीक्षाओं में काम आएगा। और जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम यूके पीएससी के प्री और मेंस दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और हर चैप्टर को ख़त्म कराने के बाद उस चैप्टर से मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस आधार पर एक अलग सी कक्षा और अलग सी प्लेलिस्ट मेंस ओरिएंटेड बनाई जाएगी। तो हमारे क्लासेस आपके प्री तथा मेंस दोनों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत की राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास। अपने आप में यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्री से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्री में बनते हैं। यूके ट्रिपल एससी के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इन सभी एक्ट्स में 1833 का एक्ट्स और 1935 का एक्ट, ये जो दो एक्ट हैं ये मेंस की मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी के जो भी एक्ट्स आप देख रहे हैं प्री मेंस अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, आपने अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इसके 3 पहलुओं को छुएंगे। सबसे पहला कि यह एक्ट क्यों आया, दूसरा इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, और तीसरी चीज जो हम छुएंगे वो यह है इस एक्ट को लाने के बाद क्या क्या बदलाव आए, अर्थात इस एक्ट के क्या प्रभाव पड़े। जब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम इस एक्ट का विश्लेषण कर पाएंगे कि हाँ, हमारे संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्यों हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो जैसा कि आप जानते हैं या हमने इतिहास में पढ़ा है कि 1765 में बंगाल में क्लाइव ने द्वैत शासन शुरू कर दिया। और जब क्लाइव का बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ उसके बाद बंगाल में बहुत भारी मात्रा में बंगाल के धन का शोषण किया गया, ब्रिटेन भेजा गया। और उस दौरान वहाँ के अधिकारियों में, जो कंपनी के अधिकारी थे, उन लोगों के बीच भारी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। वो लोग खुद का व्यापार शुरू करने लग गए। इससे यह प्रभाव पड़ा कि जो कंपनी का जो राजस्व था उसमें बहुत हानि होने लग गई। कंपनी का जो राजस्व था, जो कंपनी ब्रिटेन को भेजती थी, सरकार को भेजती थी ब्रिटेन में, उसमें भारी कमी आई। और जब यह कमी आई तो इसकी जांच के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नॉर्थ, उनके द्वारा गुप्त तरीके से एक समिति बनाई गई। और उस समिति का काम यह पता लगाना था कि राजस्व में यह हानि क्यों आई है। और इस समिति की सिफारिश के बाद ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। ठीक है, तो यह इसकी पृष्ठभूमि थी। इस एक्ट को लाने का कारण राजस्व में हानि और भारी भ्रष्टाचार, ये दो इसके कारण थे। कंपनी के राजस्व में गिरावट और ब्रिटेन को मिलने वाले राजस्व में कमी इसका कारण था। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो पहला इसका जो प्रावधान आप देख रहे हैं कि राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी अनिवार्य कर दी गई। इससे पहले यह होता था कि कंपनी अपना प्रशासन स्वयं संभालती थी। किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और इसके माध्यम से कंपनी का शासन प्रशासन चलता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कौन देता था? गवर्नर्स।
जो गवर्नर्स होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार से कंपनी का शासन अब तक चलता था। इसमें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की कोई भी भूमिका अब तक नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या कर दिया गया कि राजस्व तथा नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी अनिवार्य कर दी गई। तो कहीं ना कहीं कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नकेल कसी गई। दूसरा प्रावधान इसका महत्वपूर्ण यह था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, अब तक उसे गवर्नर कहा जाता था, किंतु इस एक्ट के बाद वहां के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया तथा सैन्य तथा वित्त के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गई। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो ये हो गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो इन दोनों के ऊपर प्रमुख हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले शक्तियां 3 केंद्रों में थी, अब ये शक्तियां एक केंद्र शक्ति का प्रमुख हो गया है। ये 2 गवर्नर, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, सिर्फ 2 मामलों को छोड़कर, वो 2 मामले थे सैन्य तथा वित्त, अर्थात सैन्य और वित्त के मामले में मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर स्वेच्छा से खुद के निर्णय लेते थे, किंतु इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी बात है तो बिना बंगाल के गवर्नर की आज्ञा के या बिना उससे कंसर्न किए ये अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल सबसे पहले किस एक्ट में किया गया, तो 1773। तीसरा एक्ट है कि बंगाल के ऐसे पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। यह नाम इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चौथा प्रावधान यह है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। यह 4 सदस्य फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिंग तथा मॉन्सेट्रोट थे। ठीक है, और इनका समयकाल 5 वर्ष था। तो यह इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन कौन थे। तो यह 4 सदस्य थे आपका फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिंग तथा मॉन्सेट्रोट। इनका नाम कई बार एग्जाम में आता है और इनका कार्यकाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यह 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी। ठीक है, विधान निर्माण इनका काम नहीं था, यह कार्यकारी परिषद थी। कार्यकारी परिषद का अर्थ होता है कि जो गवर्नर जनरल की सहायता करेगी, ठीक है, उसके काम में। तो एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और इन चारों का नाम भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1774 में। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब की गई थी, 1774 में। और इसमें कितने लोग थे, 4। ठीक है, 1 + 3। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और इनके अतिरिक्त 3 अन्य जज थे। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, उनका नाम था एलिजा एम्पे। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो एलिजा एम्पे जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी, इसलिए भी आप नोट्स बनाने पर ध्यान न दें। जो आपको समझाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो भारत में पहली बार एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। समझ रहे हैं, पूरे भारत में पहली बार एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस कोर्ट के बाद अपील सिर्फ ब्रिटेन के प्रीवी कोर्ट में ही की जा सकती थी। ब्रिटेन के प्रीवी कोर्ट में, लवी नहीं, प्रीवी, ब्रिटेन के प्रीवी कोर्ट में ही इसके बाद अपील की जा सकती थी। इस कोर्ट के बाद, इस उच्चतम न्यायालय के बाद अपील सिर्फ ब्रिटेन के प्रीवी कोर्ट में ही की जा सकती थी। भारत में इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। तो ये इस उच्चतम न्यायालय की विशेषता थी।
और दूसरी बात, भारत के लोगों के केस इस उच्चतम न्यायालय में नहीं जाते थे। ठीक है, यह ब्रिटिश नागरिकों के लिए और उन अधिकारियों के लिए ही थी। इसके अतिरिक्त प्रावधान यह था कि कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये कर्मचारियों का निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का कारण यही था ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो और जो राजस्व में हानि हो रही है उसको कम किया जा सके और ब्रिटिश सरकार को अधिक राजस्व मिले। ठीक है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण इस एक्ट का जो हिस्सा है वो है प्रभाव। इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा? तो इस एक्ट का प्रथम प्रभाव है कि शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। अब शक्ति का केंद्रीकरण आप कैसे समझेंगे? पहले जो 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, मुंबई, मद्रास और बंगाल जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, इनके गवर्नर पहले स्वतंत्र थे। ठीक है, तो जो 3 गवर्नर थे पहले इनके पास अपनी अपनी शक्ति थी, तीनों स्वतंत्र थे अपने अपने निर्णय लेने में। किंतु इस एक्ट के बाद क्या कर दिया गया, बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए सैन्य और वित्त के मामलों को छोड़कर। तो इससे क्या हुआ कि शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। पहले शक्ति अलग अलग थी, विकेंद्रित थी, सब अपने निर्णय ले रहे थे, लेकिन अब एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है तो शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि कार्यपालिका की शुरुआत हुई। कार्यपालिका की शुरुआत, अब इसे आप कैसे समझेंगे? जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे एक कार्यपालिका की शुरुआत हुई। उन लोगों का काम विधान निर्माण में सहयोग करना नहीं था। विधान मतलब विधि निर्माण, कोई नियम वगैरह बनाने में उनकी भूमिका नहीं थी, किंतु अन्य कार्यों में वो गवर्नर की सहायता करते थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कार्यपालिका की भारत में नींव पड़ी, शुरुआत हुई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव था, न्यायपालिका की शुरुआत हुई। 1774 में बंगाल में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसने भारत में एक न्यायपालिका की नींव डाली। पहली बार एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो न्यायपालिका की शुरुआत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, जो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में लिखित संविधान। इसीलिए हम संवैधानिक विकास को 1773 से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार भारत में एक लिखित संविधान, एक दस्तावेज की नींव पड़ी जिसके द्वारा भारत के प्रशासन को चलाने की कोशिश की गई। तो यह इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था कि भारत में एक लिखित संविधान की नींव पड़ी। इस प्रकार से इस एक्ट को हम समझ गए हैं और अब हम इसका क्यों और इसका प्रभाव और इसके प्रावधान तीनों पहलुओं को जान चुके हैं, तो हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार इस एक्ट के बाद जो अगला एक्ट हमारे सामने है वो है 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट भी है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो इस एक्ट की पृष्ठभूमि भी यही है कि ब्रिटेन की मंशा, कंपनी की मंशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रिटेन की मंशा की बात कर रहा हूँ, सरकार की मंशा वहाँ की, उनकी मंशा शासन में हस्तक्षेप। पिछले एक्ट से उन्होंने शासन में हस्तक्षेप किया था कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, और किसके द्वारा करो? कंपनी के द्वारा। मतलब ये ब्रिटेन सरकार है और ये भारत है और यहाँ कंपनी है। ठीक है, माना ये कंपनी है। तो अब तक ब्रिटिश सरकार इस रूट से भारत के शासन की ओर आ रही थी कि भाई कंपनी के द्वारा, कंपनी से होकर आ रही थी, डायरेक्ट उसका कुछ भी नहीं था। किंतु वो क्या कर रही थी, इस एक्ट के बाद प्रत्यक्ष रूप से उसने मंशा जाहिर करी कि वह भारत पर शासन चाहती है। और इस एक्ट के प्रावधानों के बाद आप इस बात को समझेंगे कि कैसे। ठीक है, तो इसके प्रावधानों पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के 6 मंत्री थे
और इस बोर्ड की शक्ति ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, देखिए क्या शब्द लिखा है, ब्रिटिश नियंत्रित भारत, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य तथा राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति इसको दी गई थी। किसे? नियंत्रण बोर्ड को। नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। अब मैं आगे से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप समझिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस स्लाइड में से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का प्रशासन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी का प्रशासन चलता था। ये जो है गवर्नर जो है इनके लिए उत्तरदायी था। गवर्नर भारत में क्या करता था, जो भी कंपनी का शासन है, प्रशासन है, सैन्य मामले हैं, इन सबको गवर्नर देख रहा था भारत में, ठीक है। और ये रिपोर्ट करता था गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किंतु इस एक्ट के बाद क्या हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और इसमें ब्रिटेन के 6 मंत्री थे। किसके 6 मंत्री थे? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद। अब देखिए आप, ब्रिटिश संसद के 6 मंत्री थे किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, इसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री हैं, 6 मंत्री, ठीक है। 6 मंत्री जो है ब्रिटिश सरकार के इसमें थे। और इनका काम क्या था? इनका काम था, ये देखिए, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य तथा राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण तथा नियंत्रण का काम था। तो यह काम तो इससे पहले कंपनी कर रही थी, ठीक है। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस काम को करवा रहा था गवर्नर के द्वारा। किंतु अब इनको भी यह शक्ति दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण भी किस पे हो गया? कंपनी पे हो गया, गवर्नर पे हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं उत्तरदायी हो गया किसके प्रति? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति। तो इस प्रकार से अब कंपनी पर, भारत में जो कंपनी है इस पर 2 का नियंत्रण है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी है ना। ये भी नियंत्रण है, इसका भी नियंत्रण है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी देख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोहरा नियंत्रण आप देख रहे हैं, कंपनी पर एक नियंत्रण डायरेक्टर का भी है, दूसरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी है। तो द्वैध नियंत्रण, इसे कहते हैं द्वैध नियंत्रण, 2 जगह से नियंत्रित की जा रही है। तो द्वैध नियंत्रण की शुरुआत हुई, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं भारत के शासन में कूद गई है ना। अब तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी है, किसी भी देश की कंपनी है, ये सरकार नहीं है। किंतु अब सरकार का रोल सामने आया है और सरकार जो है भारत के शासन में कूदी है। तो इसलिए यह एक्ट इम्पोर्टेंट है। अब इस एक्ट के प्रभाव को पढ़ते हैं। पहला तो द्वैध शासन की शुरुआत थी, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में कंपनी नियंत्रित क्षेत्र को, अब तक जो कंपनी नियंत्रित क्षेत्र था भारत में, उसको पहली बार ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र कहा गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र कहा गया। मतलब जो ब्रिटिश राज सत्ता थी, ब्रिटिश जो क्राउन था, भारत को पहली बार उसका क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार भारत के संप्रभुता पर आप कह सकते हैं किसी विदेशी शक्ति, विदेशी राज्य द्वारा पहली बार उसे अपना क्षेत्र बताया गया, अतिक्रमण किया गया। तो ब्रिटेन का गुलाम होने की ऑफिशियल रूप से शुरुआत यहीं से हुई। अब तक हम कंपनी के गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के गुलाम नहीं थे या ब्रिटेन की राज सत्ता के गुलाम नहीं थे। अब पहली बार ऑफिशियल रूप से सरकार ने भारत को ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र कहा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रभाव था। तो आज हम हिंदू एक्ट्स को ही पढ़ेंगे और अगली क्लासेस में धीरे धीरे अन्य एक्ट्स को भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।